आज हम कक्षा 11 रसायन विज्ञान साम्यावस्था इक्विलिब्रियम पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें साम्यावस्था पर भिन्न भिन्न कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहला कारक है दाब का प्रभाव। कि दाब का साम्यावस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है, अर्थात दाब बढ़ाने पर साम्यावस्था में अभिक्रिया किधर अग्रसर होती है, किधर विस्थापित होती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। देखिए, दाब का मान बढ़ाने पर अपक्रिया की जो दर है, रेट ऑफ रिएक्शन, उस दिशा में अग्रसर होती है या होगी जिधर अणुओं की संख्या कम होती है, अर्थात मोलों की संख्या कम होती है, और साम्यावस्था भी उसी दिशा में विस्थापित होता है। अर्थात एक एग्जाम्पल से हम समझेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें PCl5 से PCl3 और Cl2 बनता है। इसको अग्र अभिक्रिया कहते हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन। और फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट दर है उसको R1 से हम लिखेंगे, और जो बैकवर्ड पीछे हो रहा है, फिर पीछे हाफ तीर से नीचे दर्शाए हैं, PCl3 और Cl2 से पुनः PCl5 बन रहा है, उसको बैकवर्ड रिएक्शन बोलेंगे। और उस बैकवर्ड रिएक्शन की अभिक्रिया का दर जो है R2 से हम दर्शा रहे हैं दर को, क्योंकि हम जानते हैं कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया दोनों दिशा में चलती है। अभिकारक से उत्पाद बनाती है, उत्पाद से पुनः अभिकारक में आ जाती है। तो ऐसी अभिक्रिया को हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं एग्जाम्पल में कि एक समीकरण है PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, जिसके 1 मोल हैं या 1 अणु हैं, क्योंकि PCl5 के आगे कोई संख्या है नहीं। अगर 2 होता तो 2 मोल हो जाता, 3 होता तो 3 मोल, लेकिन PCl5 के आगे कोई अंक नहीं है तो उसको 1 मोल मानेंगे, या 1 अणु भी कह सकते हैं। तो उस सब क्रिया की दर R1 है। और यहाँ PCl3 में देख रहे हैं कि 1 मोल या 1 अणु है, और Cl2 के भी आगे कोई संख्या नहीं, इसलिए 1 अणु है। तो अभिकारक की तरफ 1 अणु है, और उत्पाद के कुल अणुओं की संख्या हो गया 2, अर्थात अणुओं की संख्या कम किधर है, PCl5 की तरफ। तो अगर हम दाब बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया किधर आएगी, पश्चिम दिशा में आएगी, अर्थात PCl3 प्लस Cl2 से PCl5 की ओर अग्रसर होगी, बैक मतलब पीछे आएगी, मतलब पश्च अभिक्रिया पश्च की तरफ विस्थापित होगी, और साम्यावस्था भी उसी दिशा में विस्थापित होगा, क्योंकि PCl5 के 1 अणु हैं। और हम जानते हैं कि दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर अणुओं की संख्या कम होती है। तो PCl5 के 1 अणु हैं, जबकि PCl3 और Cl2 के मिलाकर 2 अणु हो गया। तो अभिक्रिया 1 अणु की तरफ आएगी, 2 से 1 अणु की तरफ, मतलब पीछे लौटेगी, पश्चिम दिशा में विस्थापित होगी। इस अभिक्रिया में नीचे देखिए लिखा है, अभिकारक रिएक्टेंट की तरफ 1 अणु है, जबकि उत्पाद की तरफ 2 अणु हैं। अतः अभिक्रिया पश्चिम दिशा में बैकवर्ड ने पीछे डायरेक्शन में अग्रसरित होगी या विस्थापित होगी, तथा साम्यावस्था भी इसी दिशा में विस्थापित होगी। क्लियर। अब आइए देखिए, जो दिखा है पीछे की तरफ लौट रही है, PCl3 से Cl2 PCl5। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर दूसरा। एग्जाम्पल नंबर दूसरा में देखेंगे तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर बना रहा है अमोनिया। यहाँ नाइट्रोजन के 1 अणु है, हाइड्रोजन के 3 अणु, अर्थात अभिकारक की तरफ कुल हो गया 4 अणु,
और उत्पाद की तरफ अमोनिया के 2 अणु हैं। इस अपक्रिया में अमोनिया के अणु कम हैं, अर्थात दाब बढ़ाएंगे तो अपक्रिया N2 और H2 से होते हुए अमोनिया की तरफ जाएगी, अर्थात आगे की तरफ जाएगी, विस्थापित होगी और साम्यावस्था भी आगे की तरफ विस्थापित होगा। अपक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी आगे की तरफ, क्योंकि अणुओं की संख्या उत्पाद की तरफ कम है, तो अभिकारक से उत्पाद की तरफ दिशा जाएगी अपक्रिया की, मतलब अग्र दिशा में, या कह सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब एग्जाम्पल नंबर 3 हम देखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको ध्यान से देखिए। H2 + I2 2HI। अब यहाँ देख रहे हैं कि अभिकारक की तरफ हाइड्रोजन के 1 अणु और आयोडीन के 1 अणु, दोनों मिलाकर बन जाएंगे 2 अणु। उधर HI हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 अणु हैं, अर्थात अणुओं की संख्या अभिकारक की तरफ तथा उत्पाद की तरफ बराबर है। तब स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में दाब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अर्थात दाब का इस सब क्रिया पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ अर्थात अभिकारक, रिएक्टेंट और उत्पाद प्रोडक्ट के अणुओं की संख्या बराबर है। इसलिए इस अभिक्रिया पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब आगे देखेंगे। दूसरा नंबर है ताप का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि कोई उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, अगर वह साम्यावस्था में है तो उस पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, या ताप बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी, मतलब आगे की तरफ जाएगी, या फॉरवर्ड माने आगे की तरफ जाएगी, या पश्च माने बैकवर्ड जाएगी, पीछे जाएगी, क्या होगा? तो ताप का जो प्रभाव है उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए, तो अपक्रिया में इसमें ताप के प्रभाव की दृष्टि से अपक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है और ऊष्माशोषी अपक्रिया होती है। अब ऊष्माशोषी शब्द से यहाँ लग रहा है कि ऊष्मा को जो सोखता हो, ऊष्मा को अपने अंदर लेता हो, अवशोषित ऊष्माशोषी अपक्रिया, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ऊष्माशोषी अपक्रिया किसे कहते हैं? ऐसी अपक्रिया या रासायनिक अपक्रियाएं में ऊष्मा को अवशोषित करने वाली अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहते हैं। जो ऊष्मा को अवशोषित करे, ऊष्मा को ग्रहण करे, ऐसी अपक्रिया को ऊष्माशोषी या एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे एक एग्जाम्पल देखते हैं, N2 + O2, ये उत्क्रमणीय अपक्रिया है। ऊपर वाले अपक्रिया को अग्र अपक्रिया, नीचे वाले को, पीछे वाले को पश्च अपक्रिया। ऊपर वाले अपक्रिया की दर है R1, नीचे वाले अपक्रिया की दर है R2, और ये बनता है 2NO और माइनस ऊष्मा। माइनस ऊष्मा का मतलब ये है, इसको नीचे समझेंगे, N2 + O2, ऊष्मा को इधर लाएंगे पक्षांतर करके, तो माइनस था तो क्या हो जाएगा प्लस, अब बना रहा है 2NO। इस समीकरण से देखेंगे कि बाएं तरफ अर्थात अभिकारक तरफ यह अपक्रिया में ऊष्मा ले रहा है, ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है। जब ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है तो उस कंडीशन में इस अपक्रिया को ऊष्माशोषी अपक्रिया कहेंगे, क्योंकि ऊष्मा को वह ले रहा है बाई साइड में। N2 + O2 + ऊष्मा तीर 2NO, ऊष्मा को ग्रहण कर रहा है, अपने अंदर ले रहा है, तो ऊष्मा को ले रहा है तो अर्थात अवशोषी ऊष्माशोषी अपक्रिया होगी। अब इसमें अगर इसका हम ताप बढ़ाते हैं तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ऊष्मा वो ले रही है, तब ताप बढ़ाएंगे तो अपक्रिया अग्र दिशा में आगे की तरफ जाएगी, अर्थात फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करेगी, चलेगी। तो वही है कि ऊष्माशोषी अपक्रिया का ताप बढ़ाने पर अग्र अपक्रिया की दर R1 बढ़ेगी
और अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित होगी तथा Kc का मान साम्य स्थिरांक का मान बढ़ेगा। अब आइए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की बात करते हैं। जो ऊष्मा को क्षेपी माने फेंकता हो, बाहर निकालता हो, उत्सर्जित करता हो। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं में ऊष्मा को उत्सर्जित निकालने वाली अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे N2+3H2 2NH3 प्लस ऊष्मा। देखिए उसमें ऊष्मा क्या हो रही है, ऊष्मा बाहर की तरफ निकल रही है। क्या हो रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। इसको कहेंगे ऊष्माक्षेपी। जैसे इसको पक्षांतर करेंगे तो N2+3H2 ऊष्मा आ जाएगी बाएं साइड में, तो माइनस हो जाएगा प्लस से 2NH3। यहाँ ऊष्मा क्या हो रही है, उसको बाहर निकाल रही, उत्सर्जित कर रही है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का अगर ताप बढ़ाएंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया की दर पक्ष R2 घटेगी तथा Kc साम्यावस्था स्थिरांक का मान क्या होगा, घट जाता है और साम्यावस्था भी पक्ष दिशा में विस्थापित होती है। तीसरा है सांद्रता का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। अब सांद्रता क्या होती है, अभिकारकों की सांद्रता एक तरफ और दूसरी तरफ है उत्पाद की सांद्रता। तो अगर आप कह दें कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, या अभिकारक की सांद्रता घटाने पर क्या होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होगा, या ऐसे भी कह सकते हैं कि उत्पाद की सांद्रता कम करने पर क्या होगा। तो अभिकारकों की सांद्रता बढ़ने पर साम्यावस्था जो होती है अग्र दिशा में विस्थापित होती है तथा उसका जस्ट अपोजिट उत्पादों की साम्यावस्था बढ़ने पर अभिक्रिया पक्ष दिशा में या पीछे की दिशा में विस्थापित होती है। यह है सांद्रता का प्रभाव। इसके बाद है उत्प्रेरक का प्रभाव। देखिए बहुत अच्छा शब्द है उत्प्रेरक, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कैटालिस्ट। उसका नाम है उत्प्रेरक। ऐसे पदार्थ जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ऐसे पदार्थ को उत्प्रेरक कहते हैं। और यह दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक उत्प्रेरक और एक होता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे पॉजिटिव एनॉल कैटालिस्ट कहते हैं, और जो अभिक्रिया की गति को मंद कर दे, धीमा कर दे, ऐसे उत्प्रेरक को कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। एक बढ़ाता है, जैसे कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें हम एक पदार्थ डाल दिए तो अभिक्रिया जहाँ होना था 1 घंटा में हो गया 10 मिनट में, तो यह अभिक्रिया की गति को बढ़ाया, तो इसको कहेंगे धनात्मक उत्प्रेरक। और एक अभिक्रिया हो रही है, उसके संपन्न होने में 40 मिनट लग रहा है और यह डालने से पता चला है वो 60 मिनट हो रहा है, तो इसको कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग या गति को बढ़ा देते हैं उन्हें धनात्मक प्रेरक, तथा वे पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को घटा देते हैं उन्हें ऋणात्मक प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक के प्रयोग से साम्यावस्था जो है अपरिवर्तित रहती है, उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उत्प्रेरक डालेंगे तो अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा तो पीछे वाले उसके कारण पक्ष अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, दोनों का साथ बढ़ेगा। इसलिए उत्प्रेरक के प्रयोग से साम्यावस्था पर कोई प्रभाव या जल्दी प्राप्त कोई प्रभाव नहीं रहता है। हाँ, साम्यावस्था जो है जल्दी शीघ्र प्राप्त हो जाती है। तीसरा है अक्रिय गैसों का प्रभाव, इनर्ट गैस। देखिए अक्रिय गैस कौन कौन से हैं, आपका हीलियम है जिसका संकेत He है, परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार 4 है,
दूसरा है नियान जिसका परमाणु क्रमांक होता है 10। तीसरा है आर्गन जिसका परमाणु क्रमांक 18। इसके बाद है क्रिप्टन जिसका परमाणु 36। इसके बाद जेनान 54 और रेडियन 86। ये अक्रिय गैस हैं 6। तो अक्रिय गैस किसे कहते हैं? जो किसी से क्रिया न करे उसे अक्रिय गैस कहते हैं। तो वे गैसें जो किसी से क्रिया नहीं करती हैं उसे इनर्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं। अब आइए इसमें देखिए कि अक्रिय गैस मिलाने पर क्या होगा। अक्रिय गैस मिलाने पर साम्यावस्था उस दिशा में विस्थापित होती है जिधर अणुओं की संख्या क्या होगा? कम होगा। मतलब जैसे हम लोग पढ़े थे दाब वाले पर कि दाब में क्या होता था, जिधर अणुओं की संख्या कम होती थी उधर ही अभिक्रिया विस्थापित होती थी, साम्यावस्था विस्थापित होता था। तो अक्रिय गैस मिलाने पर साम्यावस्था उसी दिशा में विस्थापित होगी जिधर अणुओं की संख्या क्या होगी? कम होती है। धन्यवाद। मेरे चैनल अशोक गोल्डन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इसमें देखेंगे अक्रिय गैस में कि जैसे एक समीकरण है H2 + I2 2HI, दोनों तरफ दो दो अणु हैं, तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों तरफ अणुओं की संख्या क्या है? समान है। दूसरा एग्जाम्पल है N2 + H2 2NH3, अभिकारक की तरफ 4 अणु हैं, उत्पाद की तरफ 2 अणु हैं। तो साम्यावस्था क्या होगी? अग्र दिशा में विस्थापित होगी। क्या होगी? अग्र दिशा में विस्थापित होगी। अक्रिय गैस मिलाएंगे तो इसमें अणुओं की संख्या सबसे अधिक कम अमोनिया की तरफ, इसलिए साम्यावस्था अग्र दिशा में विस्थापित होगी। तीसरा एग्जाम्पल है PCl5 का। इसमें भी अक्रिय गैस मिलाने पर साम्यावस्था पीछे की तरफ आएगी क्योंकि PCl5 के 1 अणु हैं और PCl3 और Cl2 के मिलाकर 2 अणु हैं उत्पाद की तरफ। तो उत्पाद से अभिकारक की तरफ यह अभिक्रिया साम्यावस्था पीछे की तरफ पश्चिम दिशा में विस्थापित होगी। धन्यवाद।